क्या केंद्र के सख्त रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को देगी इजाजत? आज से 5 जजों की संविधान पीठ करेगी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। हरियाणा के करनाल में 3 मंजिला राइस मिल की इमारत गिरी, 4 की मौत, 20 घायल, कई लोगों के दबे होने की आशंका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया तेज, बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची, कांग्रेस को कर्नाटक में वापसी की उम्मीद। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप, कई राज्यों में बदला गया स्कूल का समय, राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना। वाराणसी में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक में आज मोटे और प्राचीन अनाज को बढ़ावा देने के लिए पेश होगा महर्षि प्रस्ताव। हैदराबाद में डिजिटल स्किलिंग पर होगी चर्चा। उधर गोवा में बैठक से पहले समुद्र तट पर हुआ योग सत्र। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष में 185 लोगों की मौत, 1800 से अधिक घायल। भारत ने सूचना और सहायता देने के लिए विदेश मंत्रालय में स्थापित किया नियंत्रण कक्ष। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का मुकाबला, अब तक दोनों टीमों के नाम 2-2 जीत दर्ज। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ भारत में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू कर रही है। इससे पहले सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की पीठ ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि आपसी सहमति से 2 वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद अदालत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की कई याचिकाएं अदालतों में आई, लेकिन कल ही केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर समलैंगिक विवाह का विरोध किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब केंद्र ने इस तरह के विवाह का विरोध जताया है और सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। कहा गया है कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। वर्तमान में भारत में समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, लेकिन सभी समलैंगिक विवाह की अनुमति अभी नहीं मिली है। और हरियाणा के करनाल में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां 3 मंजिला राइस मिल के गिर गई है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबा हटाया जा रहा है। राइस मिल के कर्मचारी ही बिल्डिंग में रह रहे थे। हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर डॉक्टर पहुंचे हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी हादसे की सूचना मिलने पर फौरन मौके पर पहुंच गई और राहत काम में जुटी हुई है। डेफिनेटली काफ़ी दुख का विषय कि ऐसी घटना हुई है, बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करें। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट किया गया, डॉक्टर्स पहुंचे वहाँ पे और जो भीड़ इकट्ठे गई है उससे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है, बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है और सारी गिनती करवा ली गई है, तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा लग रहा है उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। और उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा।
और मध्य प्रदेश के इंदौर में सेज यूनिवर्सिटी के मेस का खाना खाने से 22 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई है। छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर राजेश लेखी के अनुसार 13 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक आईसीयू में है और करीब 9 बच्चों का इलाज ओपीडी में हुआ है। अब सभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। करीब 22 बच्चे बीमार होकर और अस्पताल में आए। हमने तुरंत उनका इलाज किया। उसमें से करीबन 13 बच्चों को हमने अस्पताल में भर्ती किया, जिसमें से एक बच्चा आईसीयू में भी भर्ती है। करीब 9 बच्चों को ओपीडी में इलाज हुआ। अभी सभी बच्चों की हालत स्थिर है, उनका इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मशोबरा में राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगी। राष्ट्रपति कल मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति शिमला स्थित राजभवन में हिमाचल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन में भी शामिल होंगी। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला की राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगी। वे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। 20 अप्रैल को भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान भी जाएंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला तेज हो गया है। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने कल नामांकन पत्र दाखिल किए। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत से प्रमुख नेताओं ने नामांकन से पहले मंदिरों में जाकर पूजा की। इसके बाद रोड शो और ढोल नगाड़े, नारेबाजी और पार्टियों के झंडों के साथ जुलूस भी देखने को मिले। कर्नाटक में 224 सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होगा और नतीजों की घोषणा 13 मई को की जाएगी। इस बीच कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस तरह से बीजेपी ने राज्य की 224 विधानसभा सीट में से 222 पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इस बार कर्नाटक में अपने कुछ बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया है। ताजा सूची में महादेवपुरा सीट से वर्तमान विधायक अरविंद लिंबावली का टिकट काट दिया है। उनके स्थान पर पार्टी ने उनकी पत्नी मंजुला अरविंद लिंबावली को टिकट दिया है। अरविंद लिंबावली 2008 से इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उधर बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शेट्टार की सीट हुबली धारवाड़ मध्य से भाजपा ने महेश तेंगिनाकाई को मैदान में उतारा है। कर्नाटक विधानसभा 2023 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। यहां पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार है और उसे बरकरार रखने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी क्षेत्रीय नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। कर्नाटक में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने विभिन्न वॉलेट और ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिए गए लेन देन की निगरानी शुरू कर दी है। आयोग बैंक खातों से बड़ी मात्रा में छोटी राशि के हस्तांतरण पर डेटा इकट्ठा कर इसका विश्लेषण कर रहा है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, रिजर्व बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और सभी ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म तथा मनी वॉलेट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहा है। महाराष्ट्र लोकसभा की 4 सीटों के प्रचार के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुंबई से सटे पालघर के दौरे पर हैं। मीडिया से बात करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकसभा की 4 सीटों की प्रचार की जिम्मेदारी ऊपर है और इसी सिलसिले में वे मुंबई आए हैं, जिसमें वे पार्टी कार्यकर्ता और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र में जो लोग भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं, भाजपा के लिए ये आनंद की बात है। महाराष्ट्र में मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो 4 लोकसभा क्षेत्रों की है और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण के लिए दिए।
देश की और गरीब की सेवा की है और पूरे समर्पण भाव के साथ देश को आगे ले जाने का काम किया है। और गरीबों का जो उत्थान पिछले 9 वर्षों में हुआ है वो आंकड़े बताते हैं कि 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाना, 11 करोड़ से ज़्यादा पानी के कनेक्शन देना, 9.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर देना, और यही नहीं लगभग 11 करोड़ शौचालय बनाकर देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत में देना, ऐसी अन्य योजनाएं जिसका गरीबों को लाभ मिला, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। यही कारण है कि गरीबों का आशीर्वाद और व्यापारी मध्यम वर्ग का आशीर्वाद, जिनका उद्योग आगे बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, उनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ। और बात करें बढ़ते पारे की, जी हां, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में लू के चलते स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है, तो वहीं कुछ राज्यों में स्कूल की टाइमिंग बदल दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बिहार, सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और आइए देखते हैं खबरें G20 से जुड़ी हुई। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक गोवा में हो रही है। 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आज की बैठक में चर्चा का विषय है डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कैसे हासिल किया जाए। साथ ही डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाए जो सिटीजन सेंट्रिक हो। इसी के साथ G20 के हेल्थ एजेंडे पर आज चर्चा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दोपहर में डिजिटल हेल्थ पर साइड इवेंट्स का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। साथ ही डिजिटल हेल्थ पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। दूसरे दिन की बैठक से पहले आज सुबह गोवा के खूबसूरत बीच पर डेलीगेट्स के योग सत्र में हिस्सा लिया। योग सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भी हिस्सा लिया। आज सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग की सुबह, दूसरी दिन की सुबह हमने शुरुआत की है योगा से। और जैसे कि हमने फर्स्ट मीटिंग केरला में हुई, वहाँ पे भी योगा सेशन किया था। आज भी यहाँ पे डेलीगेट्स है। और योगा जो कि एक हमारी रोजाना प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योगा को इंटरनेशनल लेवल पे लेके इतना अच्छा उसे पहुंचाया है। तो आज अनेक देशों से लोग आते हैं, योगा सीखते हैं। योगा अपने आप में एक हीलिंग भी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत ने ये हमें बहुमूल्य एक तोहफा दिया है योगा के माध्यम से, कि जिससे हम अपने आप को अच्छा रखें। और ये प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगता है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस हम अपने आप के लिए भी करें, हम परिवार दोस्तों से भी करवाएं। सोसाइटी में इसका अच्छा अवेयरनेस जाना जरूरी है। सो प्रिवेंशन में इसको बहुत हम लोग महत्व देते हैं। भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप वाराणसी में तैयार हो रहा है। सोमवार से शुरू हुए G20 सम्मेलन में कृषि शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर सभी देशों के कृषि वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं। आज बैठक का दूसरा दिन है। मोटे और प्राचीन अनाज को बढ़ावा देने के लिए आज भारत की ओर से महर्षि प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वीके सिंह ने कहा कि काशी से दुनिया भर में एक अभियान शुरू किया जा रहा है। मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी से विश्व को उनके खान पान से स्वस्थ रखने का संदेश दिया जाएगा। भारत सरकार वाराणसी से पोषण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रख रही है।
गौरतलब है कि G20 के सम्मेलन देश के 60 शहरों में होने हैं, जिनमें 200 बैठकें होंगी। 100वां सम्मेलन काशी में हो रहा है। G20 की कृषि वैज्ञानिकों की बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को वाराणसी की संस्कृति से परिचित होने का मौका मिल रहा है। इसकी व्यवस्था काशी के ही दीनदयाल हस्तकला संकुल में लकड़ी के खिलौनों की प्रदर्शनी के माध्यम से की गई है। संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने खिलौना कारीगर रामेश्वर सिंह से की खास बात। G20 की बैठक काशी में, और काशी के जो जीआई उत्पाद हैं उनमें एक है लकड़ी के खिलौने। बैठक तो कृषि पर है, लेकिन जो वाराणसी के उत्पाद हैं उनको भी दिखाया जाएगा। प्रतिनिधि देश जो हैं, G20 के जो सदस्य देश हैं, उनके प्रतिनिधियों को। रामेश्वर जी हैं, लकड़ी के खिलौने के बहुत बड़े कारीगर हैं, वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं लकड़ी के खिलौनों के मामले में। रामेश्वर जी, चूँकि ये केवल खिलौने नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग G20 को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं लकड़ी के खिलौनों के प्रचार प्रसार के लिए। ये आपके हाथ में गणेश जी हैं, पंचमुखी गणेश जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों ले रखा है आपने? सबसे पहले मैं मतलब कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये 20 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं हमारे काशी में, ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए उपलब्धि है। और हमारा जो व्यापार है सभी जो राष्ट्राध्यक्ष के साथ 20 देश के साथ में अच्छा चलेगा, ये हमारी मानना हमको है। और हम लोग जो है बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए करके कि जो हमारे गेस्ट आएंगे उनको हम सबसे पहले ये पंचमुखी गणेश जी भेंट करेंगे, जो कि हमारे गणेश जी जो हमारे आराध्य देवता भी हैं और शुभ मतलब कि इसको माना जाता है। हमारी संस्कृति में भी गणेश जी का बड़ा ऊँचा स्थान है और गणेश जी के द्वारा ही हम इस काम को शुभारंभ करेंगे। ये G20 की जो बैठक काशी में हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि केवल आपके खिलौने ही नहीं, कृषि उत्पादों के बारे में भी चर्चा होगी, यहाँ के जो जीआई और उत्पाद हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो इसको आप लोग, चूँकि आप लोग लकड़ी के खिलौनों के कारीगर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, वाराणसी के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, वाराणसी का इसका बड़ा नाम किया है आप लोगों ने, इसको कैसे देख रहे हैं? जो G20 के ये जो लोग आ रहे हैं उसमें हमारा बनारस का 14 जीआई हुआ है और 14 जीआई के सबको एक प्लेटफार्म मिलेगा कि अपने जो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 देश के लग पहुँचाएँ और वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पर आए, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ जाए, जिससे कि एक हमारी भारतीय जो परंपरा, जो संस्कृति का बहुत बड़ा एक अनोखा एक संगम है। और इसको हम इस तरह से देखते हैं, हमें व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के पास इतना काम मिल जाएगा कि कहीं पे लोगों को प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम देश में रहेंगे, अपना काम करेंगे, विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा हम लोग का सौभाग्य है। देखिए कितनी बड़ी सोच है इनकी, अपने सांसद की जो सोच है उसी को ये बता रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री की सोच को बता रहे हैं कि इतना काम मिल जाएगा कि पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न बनारस से और न देश के बाहर। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, हस्तकला संकुल, वाराणसी। हैदराबाद में चल रही डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक के दूसरे दिन महत्वपूर्ण विषय डिजिटल स्किलिंग पर आज सबसे पहले चर्चा होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव बैठक में शामिल हो रहे G20 प्रतिनिधियों को बैठक के तीनों प्रमुख एजेंडा से अवगत कराएंगे। इस दौरान स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग के लिए टूल किट पर आधारित एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। डिजिटल स्किलिंग पर लंबी चर्चा के बाद जिन विषयों पर सहमति बनेगी उनका ड्राफ्ट तैयार कर अंतिम डिक्लेरेशन के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा मेहमानों को हैदराबाद में स्थित टेक्नोलॉजी हब का दौरा कराया जाएगा। इस दौरान उन्हें तकनीक के साथ बदलते नए भारत की तस्वीर भी दिखाई जाएगी। भारत का पहला एप्पल स्टोर महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये स्टोर खोला गया है। एप्पल के CEO टिम कुक ने आज भारत के एप्पल स्टोर का उद्घाटन किया। मुंबई एप्पल स्टोर को एप्पल BKC कहा जाएगा। BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। कंपनी ने कहा है कि ये एप्पल स्टोर पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है और 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। एप्पल BKC में 100 कर्मचारी होंगे जो लोगों से 20 भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे। मुंबई के बाद दिल्ली में एप्पल स्टोर ओपन होगा।
ट्विटर ने कहा है कि वो घृणा फैलाने वाले ट्वीट के संबंध में कार्रवाई के सिलसिले में अब वह अधिक पारदर्शिता बरतेगा। इसके पहले चरण में नियम तोड़ने वाले ट्वीट्स को चिन्हित किया जाएगा। इससे ये पता लगाने में सहायता मिलेगी कि ट्विटर ने कुछ ऐसे ट्वीट्स की दृश्यता सीमित कर दी है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ट्वीट नियमों के अनुकूल नहीं होंगे उन्हें नई सीमाओं के तहत कम देखा जा सकेगा। ट्विटर ने कहा कि वह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मंच से अवैध सामग्री और बुरे लोगों को हटाने का काम जारी रखेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई केवल ट्वीट के स्तर पर होगी और इससे किसी उपयोगकर्ता के खाते पर असर नहीं पड़ेगा। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। ये राशि इससे पहले वित्त वर्ष में प्राप्त राजस्व के मुकाबले 49 करोड़ रुपए अधिक है, जो कि 25% की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान माल भाड़ा राजस्व में भी जोरदार वृद्धि रही है और ये 1.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें करीब 15% की वृद्धि रही। भारतीय रेल का यात्री राजस्व भी इस दौरान अब तक की सबसे अधिक 61% वृद्धि के साथ 63,300 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। भारतीय रेल 3 साल बाद अपने पेंशन खर्च कर पूरा भुगतान करने में समर्थ रही है। राजस्व में अच्छी वृद्धि और सख्त व्यय प्रबंधन के चलते रेलवे में 98.14% परिचालन अनुपात हासिल करने में मदद मिली है। यह अनुपात संशोधित लक्ष्य के दायरे में है। सभी तरह के राजस्व खर्च को पूरा करने के बाद रेलवे अपने आंतरिक संसाधनों से पूंजी निवेश के लिए 3,200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने में सफल रही है। रेलवे ने 1 लाख करोड़ रुपए अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने में निवेश किए हैं। सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और बागी हो चुके पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई जारी है। अब तक इस संघर्ष में 185 लोगों की मौत हो चुकी है, 1800 से अधिक घायल हो गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि राजधानी खार्तूम के अस्पतालों में हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। लड़ाई के चलते स्वास्थ्यकर्मी घायलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक राजधानी खार्तूम सहित कई इलाकों में गोलीबारी और धमाके जारी हैं। इस बीच भारत सरकार सूडान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। उन्हें घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। अब विदेश मंत्रालय ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया है ताकि अपने लोगों को सूचना और सहायता दी जा सके। इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इस वक्त 24/7 ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। situationroom@mea.gov.in पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ब्राजील में चल रहे पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में प्रमोद भगत और सुकांत कदम की भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल स्पर्धाओं का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने पुरुष युगल SL3, SL4 में जू डोंगजे और शिनक्यूंग हवान की कोरियाई जोड़ी को हराया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि भारतीय जोड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए कोरियाई जोड़ी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने अब तक 4-4 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों को 2-2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, जबकि दोनों ने 2-2 मुकाबले गंवाए हैं। मुंबई इंडियंस को अपने पहले मैच में बेंगलुरु और दूसरे में चेन्नई से हार मिली थी। उसके बाद उसने वापसी करते हुए दिल्ली और कोलकाता को हराया। तो वहीं हैदराबाद ने अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं। हालांकि टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार 2 हार से की थी। ऐसे में आज के इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। IPL के 24वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 रन से हरा दिया है।
इस जीत के साथ ही सीएसके जीत की पटरी पर लौट आई है। वहीं आरसीबी की टीम को इस बार अपने होम ग्राउंड पर हार का मुंह देखना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 226 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम 8 विकेट पर 218 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। चेन्नई के लिए डेवॉन कॉनवे और शिवम दुबे ने विस्फोटक पारी खेली। कॉनवे ने 45 गेंद पर 83 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 27 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने 20 गेंद पर 37 रन बनाए। वहीं आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने तीसरे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की। मैक्सवेल 36 गेंद पर 76 रन बनाकर आउट हुए और फाफ डु प्लेसिस 33 गेंद पर 62 रन बनाकर पेविलियन लौटे। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने लीड्स यूनाइटेड को 6-1 के अंतर से हरा दिया है। सोमवार रात दोनों टीमों के बीच खेले गए इस एक तरफा मुकाबले में लिवरपूल की टीम शुरू से ही लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ हावी रही। लिवरपूल की पहली सफलता मुकाबले के 35वें मिनट में कोरी गैम्पो ने दिलाई और इसके बाद मोहम्मद सालाह ने टीम के लिए 2 गोल दागे। लीड्स की तरफ से लुइस सिनीस्तेरा ने दूसरे हाफ की शुरुआत में टीम के लिए एकमात्र गोल दागने में सफलता हासिल की और इसके बाद लिवरपूल की तरफ से डियोगो जोटा ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए लीड्स के खेमे में 2 गोल कर स्कोर को 5-1 कर दिया। फिर लिवरपूल की तरफ से मुकाबले का आखिरी गोल मैच के अंत में नूनेज ने किया। इस प्रकार लिवरपूल की टीम इस मुकाबले को 6-1 के बड़े अंतर से अपने नाम करने में सफल रही। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं पहली बार स्पेस में शूट की गई एक फिल्म द चैलेंज की शानदार झलकियों के साथ। आप इन तस्वीरों का लीजिए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Как ты думаешь, почему человеку так надо в космос? Ребят, как состояние? Работаем. Олег, слышишь меня? समाज की